और बहुत ही संगीन सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज बड़े ताम झाम और अपने तमाम पायदार नेताओं के बीच शोर शराबे के साथ गाजे बाजे के बीच नितिन नवीन को पार्टी के अध्यक्ष का जिम्मा पकड़ा दिया। उनकी ताजपोशी कर दी गई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के ऊपर एक बड़ा आयोजन था, उनके नाम का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री ने एक लंबा भाषण दिया और उसके बाद नितिन नवीन, जेपी नड्डा दोनों ने अपनी बात रखी। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नाम आया था और उसके बाद से नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए। अगले 3 साल तक वो पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाई और फिर लगभग 55 मिनट का भाषण दिया। उसमें जो मोटी मोटी बातें थीं, सबसे बड़ी ये कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। नितिन नवीन ने अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी मुख्यालय पर अपनी बात कही, भाषण दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को सम्मान है। और आप सुनिए उनको। असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। 46 साल की बीजेपी के 12वें अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। लेकिन 1980 से लेकर के 2026 के बीच में जो पार्टी की यात्रा है, उस यात्रा से अगर आप गुजरते हैं तो आपको बीजेपी के राजनीति, रणनीति, संकल्प, सामर्थ्य, शक्ति और उसके भारत की राजनीति के शिखर पर आकर के बैठने की सफलता भी दिखाई पड़ेगी। ये 2026 और 1980 2 तस्वीरें हैं। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो आज की तारीख में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, वहाँ पहली बार बैठक हुई थी 6 अप्रैल 1980 को और बीजेपी की स्थापना हुई। जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में। जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और बीजेपी उससे बाहर निकली, यानी जनसंघ बाहर आया, तो नई पार्टी बनी। उसी जनसंघ के नेताओं के जरिए, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। और फिरोज शाह कोटला मैदान, जो आज की तारीख में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई और आज यह बीजेपी दिल्ली के भीतर मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठे हुए हैं। नितिन नवीन और उनके चारों ओर खड़े हैं पार्टी के 4 दिग्गज नेता। यह एक ऐसी यात्रा है जो बीजेपी को समझने के लिए जरूरी है। बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, 1980 के बाद से उसने अपना
सफर शुरू किया भारतीय राजनीति में और पहला चुनाव उसका था 1984 का। 1984 का चुनाव तब हो रहा था जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी। कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा माहौल था। 1984 में कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिली और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आईं, एक गुजरात में, एक आंध्र प्रदेश में। 2 सीटों वाली बीजेपी ने अपना हौसला छोड़ा नहीं। उस समय वोट परसेंटेज उसका 8 था, सीटें सिर्फ 2 थीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1984-80 से लेकर के 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, 6 साल। और जो ये चुनाव पहला था बीजेपी का, वो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी ने लड़ा था। उसके बाद आगे 1989 में बोफोर्स का मामला लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह लगातार राजीव गांधी के खिलाफ मैदान में थे। चुनाव हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में सरकार बनी और उस सरकार को राइट और लेफ्ट दोनों ने समर्थन दिया, यानी कि बीजेपी का भी समर्थन था और लेफ्ट का भी समर्थन था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और बीजेपी ने अपनी यात्रा शुरू की सोमनाथ से अयोध्या की, जिसकी अगुवाई कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ समस्तीपुर में रोक दिया गया। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस की जो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार थी, कांग्रेस को मौका दिख रहा था। बीजेपी ने जैसे ही आडवाणी गिरफ्तार किए गए, समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से ले लिया। इसके बाद चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दिया। चंद्रशेखर 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1991 में चुनाव हुए, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस सत्ता में आई। 1989 में सोमनाथ की यात्रा जो शुरू हुई और भारत में बीजेपी के हक में जो माहौल बना, 1992 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा, पहली लड़ाई बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जीती 1996 में। बीजेपी 1996 में सबसे बड़ा दल बनी और 161 सीटों के साथ वो सरकार में आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 272 का जो आंकड़ा होता है बहुमत का, बीजेपी उसको छू नहीं पाई या फिर उसका इंतज़ाम नहीं कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों की सरकार चली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आई 2 सरकारें, एक देवगौड़ा की, एक गुजराल की। वो उन सरकारों को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। वे सरकारें भी अपनी मियाद से पहले ही चल बसीं और फिर चुनाव हुआ 1998, 1998 और 1998 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीती और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, माफ़ कीजिएगा। तो 1993 से लेकर के 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा 1996 में और फिर 1998 में। 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 और 13 मई को अटल बिहारी वाजपेयी ने एटमी टेस्ट किए। हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, पोखरण परीक्षण जिसको हम कहते हैं, और उन परीक्षणों ने हिंदुस्तान की ताकत दुनिया में बताई कि हिंदुस्तान एटमी ताकत है। दुनिया भर से पाबंदियां लादी गईं, अमेरिका की नींद हराम हो गई, वो गुस्से से लाल पीला होने लगा, लेकिन भारत पर कोई असर पड़ा नहीं। भारत लगातार आगे बढ़ता चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकिन 13 महीने ही चली थी, क्योंकि जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। और ये तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी के उसी दौर की हैं जो 13 महीने की सरकार उनकी चली थी। और 13 महीने की सरकार के गिरने का कारण जयललिता का समर्थन वापस लेना और फ्लोर पर शक्ति परीक्षण हुआ और उस समय 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। 2 महीने पहले कांग्रेस के सांसद थे गिरधर गमांग, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन उनकी सदस्यता भी लोकसभा की बची हुई थी। सीएम बालयोगी जो उस समय स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के, उन्होंने कहा था कि सीएम यह मुख्यमंत्री यानी कि सीएम उड़ीसा जो हैं गिरधर गमांग, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो वोट करें या ना करें।
एक मुख्यमंत्री जो संसद का सदस्य था, उसने वोटिंग की और सरकार एक वोट से गिर गई। इसके बाद फिर चुनाव हुए और उन चुनावों में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सत्ता में लौटा और 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने गैर कांग्रेसी दल के तौर पर शासन का 5 साल पूरा किया। इसके पहले जितनी गैर कांग्रेस सरकारें रही हैं, उनकी बेमियाद मौत हो गई। और इस दौर में बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे, आडवाणी जब 98 में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 के बीच में रहे। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण विवादों में आ गए और फिर 1 साल के भीतर ही उनको हटना पड़ा। फिर जनक कृष्णमूर्ति और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के तने तने संबंधों के बारे में जो राजनीति के लोग हैं वो जानते हैं। और वेंकैया नायडू 2002 से 2004। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी की वह यात्रा है जो 1980 से आगे बढ़ती चली गई और वो फिर लाल कृष्ण आडवाणी दोबारा 2005 तक रहे। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कुल मिलाकर के 12 साल का उनका कार्यकाल रहा। 2005 में पाकिस्तान गए, जिन्ना की मज़ार पर गए, उन्होंने उनके शान में कसीदे पढ़े। यह बात संघ और बीजेपी दोनों को नागवार गुजरी, उनको अपने पद से हटना पड़ा था। उसके बाद से जो दूसरी पीढ़ी है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, उस पीढ़ी ने बीजेपी की बागडोर संभाली और आज बीजेपी ने अपनी तीसरी पीढ़ी को बागडोर सौंपी है। तो एक जो सतत परंपरा बीजेपी की है वो निरंतर चलती हुई आपको दिखाई पड़ती होगी। कहाँ अटल आडवाणी की जोड़ी, कहाँ अमित शाह और मोदी की जोड़ी, और अब नितिन नवीन के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। यह संगठन जो है, सांगठनिक ढांचा जो शुरू हुआ, उसमें 3-4 जो बड़े कामयाब अध्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जिन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलवाई, फिर राजनाथ सिंह का जिक्र आएगा। राजनाथ सिंह 2013 में बीजेपी के अध्यक्ष थे और उसी दौरान पार्टी ने तय किया कि 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को पार्टी का कन्वीनर बनाया गया और थोड़े समय के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई। 2014 के सरकार के बनने के बाद से राजनाथ सिंह ने अपनी कमान छोड़ी और उसके बाद 2015 में अध्यक्ष बने अमित शाह। 2015 से लेकर के 2020 तक अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान सामने आप देखिएगा कि उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जितवाया और 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने जीती। और यह जो कार्यकाल उनका रहा बीजेपी का, जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो अध्यक्ष नहीं रहने पर भी उस भूमिका में लगातार रहे। तो अमित शाह बीजेपी की तमाम नीति, रणनीति, चुनावी प्रबंधन और बूथ तक के इंतजामात देखने वाले नेता हैं। लगातार लगे रहते हैं और पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर के लोकसभा चुनावों तक बेहतर तरीके से लड़े और नतीजा अच्छा लेकर के आए, यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जेपी नड्डा भी अगर पार्टी के अध्यक्ष थे तो पीछे से बहुत सारी ताकत और बहुत सारा टिप ऑफ या स्ट्रैटेजी अमित शाह की हुआ करती थी। जेपी नड्डा 2020 से लेकर के 2026 तक अध्यक्ष रहे और इनकी अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव न सिर्फ बीजेपी जीती बल्कि 20 राज्यों में उसने अपना परचम लहराया। आज की तारीख में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। लोकसभा में उसके 240 सांसद हैं, राज्यसभा में 99 सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर, बड़ा चमत्कारी नेता है उनके पास। अब नितिन नवीन को इस मोड़ पर आकर के बीजेपी ने चुना है पार्टी को आगे ले जाने के लिए बतौर अध्यक्ष। लिहाजा उनके सामने चुनौतियां भी हैं और ये जनरेशनल ट्रांजिशन भी है।
पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, और इन सभी राज्यों का जिक्र नितिन नवीन ने आज के अपने भाषण में किया था। और इसमें जो सबसे बड़ा मोर्चा है, महत्वपूर्ण मोर्चा है, जिस पर बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है, वो चाहती है कि वो किला वो जीत ले, वो बंगाल है। ममता बनर्जी के हिस्से में 2011 से लेकर के आज तक है। इस बार का चुनाव नतीजा तय करेगा कि बीजेपी का मंसूबा पूरा होता भी है या नहीं। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। 2028 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होते हैं उनमें 4 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, फिर कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इन राज्यों में होंगे। और इन राज्यों के चुनाव अगले लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जाते हैं। यानी कि जो पहली लड़ाई है वो बंगाल की शुरू हो रही है। ये ठीक है कि असम में बीजेपी बहुत मजबूत है, तमिलनाडु में वो बहुत सारे समीकरणों को साध करके कुछ बेहतर कर सकती है, केरल में उसके पास बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद तो पाल ही सकती है। मगर 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा वहां तक बीजेपी नितिन नवीन की अगुवाई में चलेगी। इसलिए आज की तारीख में पार्टी के बहुत ताकतवर नेता हैं। बिहार से पहली बार कोई पार्टी का अध्यक्ष हुआ है और ये पहले अध्यक्ष हैं जो पार्टी की उम्र के लगभग बराबर हैं। जब अप्रैल 1980 में पार्टी का गठन हुआ था, 2 महीने बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ था। तो एक नई धारा, एक नई पीढ़ी बीजेपी की पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रही है। और संगठन जिस तरीके से अपने आप को खड़ा किए हुए है, वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने और हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे मकसद उसके जुड़े हुए हैं। और अब